राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नाम है। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राधे शर्मा जी ने अपना अध्यापन कार्य राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर से शुरू किया और विभागाध्यक्ष पंचकर्म विभाग राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पद पर भी आसीन रहे। उपकुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय को अग्रिम दिशा प्रदान करने के साथ साथ सभी कार्य समान पूर्वक संपादित किए हैं एंड समय समय पर सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर उमाशंकर निगम जी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उज्जैन से प्रिंसिपल के पद पर पूर्व में कार्यरत रहे हैं एवं विभागाध्यक्ष पंचकर्म और काय चिकित्सा के पद पर भी सुशोभित उन्होंने किया है। वर्तमान में विजिटिंग प्रोफेसर पंचकर्म आयुर्वेद महाविद्यालय नवी मुंबई में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं उपाध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद महाराष्ट्र के पद पर कार्यरत हैं। मैं अब अग्रिम कार्यवाही हेतु डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। हमारे सीसीएम के चेयरमैन वैद्य जैन देव पुजारी जी बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त में से समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित निगम सर, राधेश्याम सर और मेरे मित्र और सहकारी राकेश जी पंडित और अन्य सभी महानुभाव, मैं सर्वप्रथम आरोग्य भारती का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरे 2 शब्द रखने की मुझे अनुमति दी। प्रैक्टिकल पंचकर्म ये जो विषय है ये हम सब लोग जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज जिस प्रकार के विद्वान इस विषय में मार्गदर्शन के लिए आए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इसमें सहभागी लोग हैं इसमें उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं खुद भी आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, एक छोटा सा पंचकर्म चिकित्सालय भी चलाता हूँ। तो इसमें आज के तारीख में इसकी आवश्यकता के बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। इसका महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि जिस प्रकार की जीवन शैली हम लोगों ने अपनाई है उसमें दोषों के बढ़ने का प्रमाण इतना ज़्यादा है कि संशोधन के अलावा अपने को कई बार कोई चारा नहीं रहता। सिर्फ शमन चिकित्सा से काम चलता नहीं और इसलिए ये जो पंचकर्म जो है वो बहुत गति से आगे बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा इसलिए है कि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी जो है उस विषय में वो बहुत ज़्यादा है। लोग चाहते हैं, लोगों की ये ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम ये बढ़े हुए दोषों को सही ढंग से बाहर नहीं निकालेंगे, हम उनको जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार उपशय नहीं दे सकेंगे। ये सभी लोग जानने लगे हैं। अभी इसमें मेरे मन में कुछ एक चिकित्सक के रूप में प्रश्न है। मैं हमेशा ये जो नानात्मज विकारों को देखता हूँ, तो कफ के, पित्त के और वात के, तो ऐसा ध्यान में आता है कि कफ के नानात्मज विकार 20 है और पित्त के 40 है और वात के 80 है। अब इसका यदि हम प्रपोर्शन देखें तो वो 1:2:4 है और इस प्रपोर्शन को देखते हुए मेरे मन में कई बार ये प्रश्न आता है और रुग्णों को देखते हुए कि क्या हेतुओं का प्रपोर्शन भी यही है, यानी कफकारक हेतुओं से पित्तकारक हेतुओं का और वातकारक हेतुओं का आपस में जो प्रपोर्शन है, क्योंकि सभी समान तो है नहीं कि 10 ऐसा तो ग्रंथ में कहीं कहा नहीं है कि सभी जितने हेतु है सभी दोषों को प्रकोपित करने वाले वो सरिक है। वो तो अलग अलग है, ये सब हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या इसका प्रमाण क्या हो सकता है? ये नानात्मक व्याधि के आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि कफ प्रकोपक जितने भी क्या कहते हैं उसको हेतु है उनका प्रमाण ये सबसे कम है। उसके बाद पित्त का नंबर लगता है और इसके बाद वात का नंबर लगता है। ये मेरे मन में प्रश्न आने का दूसरा और एक कारण है कि जितने भी मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि पंचकर्म के काफ़ी छोटे छोटे गांव तक पंचकर्म के यूनिट है और जिसको जो जैसे बनता है वो कुछ न कुछ कर्म करते रहता है।
अभी उसमें मैंने अनायास ही लोगों से पूछता गया कि आपके यहाँ किस प्रकार के कर्म प्राधान्य से होते हैं। तो ध्यान में आया कि सबसे ज़्यादा लोग बस्ती करते हैं, बस्ती का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद में विरेचन का प्रयोग होता है और वमन का प्रयोग उस प्रमाण में नहीं होता। यानी मैं कर्मों की संख्या की बात कर रहा हूँ। तो इसको यदि हम देखते हैं तो भी मैं जो कह रहा हूँ कि 1:2:4, क्या यह हमारे कर्मों का भी प्रपोर्शन है? यह भी हम लोगों को एक बार, यानी हम लोग यदि एक वमन करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम 2 विरेचन करते हैं और उसके अगेंस्ट हम 4 बस्ती देते हैं। ऐसा कुछ चिकित्सा में भी होता है क्या? ये मेरे मन में एक प्रश्न है। तो इस वेबिनार में उपस्थित जो विद्वज्जन हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हम लोग बाकी सब चीज़ों का जैसे अध्ययन करते हैं, वैसे ही इस प्रकार के जो प्रश्न मेरे जैसे एक छोटे चिकित्सक के मन में आते हैं, उसका भी कुछ उत्तर या उसका भी कुछ उसका भी कुछ एक अध्ययन होकर आज की तारीख में इसकी क्या स्थिति बनती है, इसकी यदि जानकारी हमको आती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोपोर्शन आज भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार से रचना की गई और जिस प्रकार से इसका विचार किया गया, वो सही में हम लोग कहते हैं उस प्रकार से शाश्वत ही है। तो इसलिए प्रैक्टिकल पंचकर्म के अंतर्गत जब हम जैसे कर्मों का विचार करते हैं, तब वो कर्मों के लिए कारणीभूत जो दोष प्रकोप है उसका भी हमको उसी प्रकार से विचार करना चाहिए और वो दोष प्रकोप के लिए कारणीभूत हेतुओं का भी विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम एक लाइन में इसका विचार करते हैं, एक श्रृंखला में या श्रृंखलाबद्ध हम लोग विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो भी पीढ़ी है या मेरे जैसे जो पंचकर्म के और आयुर्वेद के विद्यार्थी है, उनकी जानकारी और बुद्धिगत होगी और उसका जो लाभ है वो हमारे प्रैक्टिस में भी होगा। दूसरा एक विषय कर्मों के बारे में है कि रोगावस्था में कर्म के बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऋतु के अनुसार शोधन भी हमारे यहाँ पर बताया गया है और विशेष रूप से कई जगह पर वासंतिक वमन के कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर होते रहते हैं। अब इस विषय में मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि यद्यपि 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है चरक और सुश्रुत में, उसमें आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा अंतर है। सुश्रुत ने वो प्रावरुट और वर्षा कहा है और चरक ने शिशिर और हेमंत कहा है और उसका बड़ा सुंदर और अच्छा वर्णन जो है वो हमारे संहिता ग्रंथों में पाया जाता है। लेकिन हम यदि पूरे देश का विचार करेंगे तो सभी जगह पर ये ऋतु 6 नहीं होते या कई जगह ऋतु स्किप होते हैं या कई जगह वह ऋतु आने के समय अलग-अलग होते हैं। इसके लिए मैंने खुद ने कुछ साल पहले ये मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट जो रहता है उसको मौसम विभाग से कुछ जानकारी ली थी और क्योंकि हम लोग यह सब विचार गुणों के आधार पर करते हैं और आप लोगों ने वो ऋतुओं का जो वर्णन देखा होगा, वो आपने देखा होगा कि आदान काल और विसर्ग काल, ये मुख्य दो भाग है जो वृक्ष और स्निग्ध गुण के आधार पर, और उसके आधार पर वो बाकी के गुणों को जैसे जैसे बताते जाते हैं, शीत उष्ण बताते जाते हैं, गुरु लघु बताते जाते हैं, बाकी बहुत सारे गुणों का तो वर्णन उसमें है नहीं, और उसके आधार पर उस ऋतु का कौन सा रस निर्माण होता है ये बताया गया और फिर उसके आधार पर ऋतुचर्या शोधन ये वो बाकी सब चीजें बताई गई है। वो यदि हम उसका लॉजिकल ट्री जिसको बोलते हैं हम, लॉजिकल ट्री मैंने बनाया है उसका, तो उसका यदि हम बनाते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि ये मौसम विभाग से आए हुए जो आंकड़े हैं वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे शीत उष्ण के लिए आप ये जो टेम्परेचर जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु जानने के लिए वर्षा तो गिनी जाती है आजकल, उसका उपयोग कर सकते हैं और गुरु और लघु गुण और तीक्ष्ण और उष्ण गुणों का बहुत आसानी से उस पर से पता लगाया जा सकता है। ये करते समय मेरे ध्यान में ऐसा आया कि विशेष रूप से जैसे नागपुर जैसे शहर में वसंत ऋतु ये 5 ही दिन आता है। इसका कारण ऐसा है कि ठंड बहुत रहती है और उसके बाद में सिर्फ 5 दिन में ये टेम्परेचर जो है ये बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी टेम्परेचर यानी मैं वातावरण का टेम्परेचर बोल रहा हूँ। तो वो जो पतला होने की जो अपेक्षा कफ रखता है, वो पतला होने की वजह सूख जाता है।
और वो 5 ही दिन ऐसे रहते हैं जिसमें आप लोग तो 2 महीने का तो वसंत ऋतु रहता ही नहीं। तो इस प्रकार से कुछ गिनने के बाद अभी नागपुर में या मध्य भारत में आप देखोगे कि कई जगह पर ग्रीष्म ऋतु ये ज़्यादा लंबा चलता है। वर्षा ऋतु भी नागपुर में पूरे 4 महीने रहता है, 2 महीने की जगह यदि डेटा देखा जाए तो। तो इस प्रकार से इसको मैंने जब कई जगह कैलकुलेट किया, तो जैसे नागपुर के पास में अकोला नाम का एक शहर है, वहाँ पे तो वसंत ऋतु आता ही नहीं। इतनी तेजी से हमेशा साल में एक बार उसका ऊष्मा के लिए वो अकोला का नाम आता है। या जैसे पुणे और नासिक दोनों ठंडे शहर हैं, नदी के किनारे हैं, लेकिन वहाँ पर आने वाले वसंत ऋतु में 1 महीने का फ़र्क है। दोनों जगह वसंत ऋतु 1-1 महीना रहता है, लेकिन वो 1 महीना अलग-अलग है, उसमें 1 महीने का अंतर है। तो इस प्रकार से भोपाल में जो स्थिति है वो उससे और अलग है। और हम जैसे-जैसे उत्तर की तरफ जाते हैं वैसे-वैसे इसका जो प्रमाण है वो बदलते जाता है। दक्षिण में जाएँगे तो और वो प्रमाण जो है वो बदलते जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये जो हम लोग ऋतुओं के अनुसार जो शोधन करते हैं, इसके साथ-साथ ऋतु निश्चित कैसी हो या कैसे करें, इसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन करके उसका भी विचार कर ये जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो ऋतुओं का ऋतुचर्या का जो पालन करने के लिए कहा है और उसमें जो भी शोधन कर्म दिए गए हैं, अब वासंतिक वमन तो पॉपुलर हो गया है, लेकिन उसके साथ-साथ अन्य जितने भी है वो पॉपुलर नहीं हुए। इसका हम लोग किस प्रकार से विचार कर सकते हैं और ऋतु निश्चिति कैसे कर सकते हैं, ये भी पंचकर्म के तज्ञों ने इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए और उसके अनुसार ये जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। तो मैं तो एक छोटा-सा प्रैक्टिशनर हूँ। अभी आप सब लोग विद्वज्जनों को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं और आपको आज बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मिलेगी, इसके बारे में मेरे को कोई दो राय नहीं है। मैं फिर से एक बार आयोजकों का धन्यवाद प्रदान करता हूँ और अ, मैं इस वेबिनार से निकलने की अनुमति चाहता हूँ। फिर से एक बार सभी सुधीजन को नमस्कार, मेरा प्रणाम। नमस्ते। अच्छा, माफ कीजिएगा, इसका मेरा बंद था माइक। तो मेरा अब निवेदन रहेगा वैद्य राकेश पंडित जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय सचिव, कि वो मंच पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हों। डॉक्टर राकेश पंडित। आज के पंचकर्म विषय के ऊपर आयोजित वेबिनार, जिसको हम आजकल तरंग संगोष्ठी या तरंग सम्मेलन के नाम से पुकारते हैं, उसमें आज के हमारे मुख्य अतिथि जो कि हमारे निवेदन पे आज हमारे साथ शामिल हुए, वैद्य जयंत देव पुजारी जी, प्रोफेसर आर.एस. शर्मा जी जो कि पूर्व वाइस चांसलर हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी के, तथा विद्वान आयुर्वेद के जो उच्च कोटि के विद्वान हैं उनमें आपका नाम शामिल है। प्रोफेसर यूएस निगम जी जो कि एक तरह से पंचकर्म के क्षेत्र में एक लीजेंड माने जाते हैं। प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा जी पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज से, वैद्य अनिल भारद्वाज, डॉक्टर गोपेश मंडल, तथा जिन्होंने बड़ा सुंदर धन्वंतरी वंदना किया, डॉक्टर सोनी कपिल, तथा आज की इस वेबिनार में
जुड़े हुए तथा फेसबुक तथा यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं सभी श्रोताओं को आपकी आज्ञा से मैं आज आपकी बात आपके सामने रखूंगा। मैं पंचकर्म का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन अपने सर्विस काल में, क्योंकि मैं एक छोटी सी डिस्पेंसरी से मैंने अपना चिकित्सा कार्य शुरू किया, फिर उसके बाद बड़े हॉस्पिटल में, और मुझे लगभग 10-12 साल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आयुर्वेद विभाग में रहने का भी अवसर मिला। भारत सरकार में भी भिन्न कुछ मेरे को कार्य करने का सुअवसर मिला। तो उसके आधार पे मैं पंचकर्मा के बारे में जो मैं अपेक्षा रखता हूं उसके बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि विषय वस्तु के ऊपर बोलने वाले हमारे सीनियर प्रोफेसर हमारे बीच हैं, तो मैं समय भी अधिक नहीं लूंगा। मेरा ये कहना है कि पंचकर्मा जो आज की स्थिति में है वो उसको 3-4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो जो सरकारी तंत्र में सरकारी अस्पताल हैं उनमें पंचकर्म की व्यवस्था है, पंचकर्म हॉस्पिटल्स हैं या पंचकर्म के अलग डेडिकेटेड वार्ड्स हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत, जिसमें लगभग सभी जिला अस्पतालों में पंचकर्म प्रारंभ करने के लिए व्यवस्था है। उसके लिए भारत सरकार आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं बड़े हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। कुछ इंडिविजुअल डॉक्टर्स ने अकेले या मिलके हॉस्पिटल खोले हैं पंचकर्मा के, और उसमें उपचार भी करते हैं और रिजुवेनेशन के लिए भी लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है कॉर्पोरेट टाइप हॉस्पिटल्स भी पंचकर्म के आ गए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ा हाई फाई और बिल्कुल 5 स्टार टाइप फैसिलिटीज उनको दी जाती है वहां पे। वो भी एक पंचकर्मा का पॉपुलैरिटी का एक कारण है, बहुत सारे लोग उसका लाभ उठाते हैं। फिर कुछ बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल्स ने भी अपने यहाँ पंचकर्मा और इस तरह की पंचकर्मा के नाम पे कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। और सबसे छोटा है जो एक क्लिनिक जो होता है, छोटा क्लिनिक, एक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, सिंगल है, उसके पास ज्यादा सुविधा भी नहीं है, वो भी अपने क्लिनिक में कहीं ना कहीं पंचकर्मा का कुछ ना कुछ रूप वो है, वो उसकी प्रैक्टिस करता है और अपने पेशेंट्स को वो ट्रीट करता है उसके हिसाब से। फिर कोई रूरल में, दूर दराज क्षेत्र में, फार फ्लंग एरिया जो हमारे भारतवर्ष के हैं, ग्रामीण क्षेत्र खासकर, वहां भी कुछ लोग अपने अपने स्तर के ऊपर चिकित्सक तथा दूसरा जो ट्रेन स्टाफ है वो पंचकर्मा की कोई ना कोई विधि करते हैं। तो इन सबको आपको मेरे बताने का ये भाव है कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं या हॉस्टल्स हैं, उनको पंचकर्मा को टूरिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। टूरिज्म के साथ जोड़ने से एक स्पा जैसी होती है, मसाज मेनली उसमें करते हैं, या हॉट बाथ्स वगैरह देते हैं, साउना बाथ है, इन सबको वो पंचकर्मा के साथ मिक्स करते हैं, जिससे कि पंचकर्मा की जो सुपर स्पेशलिटी है वो कहीं दब जाती है और एक बस पैसे कमाने का और प्रचार का एक साधन बन जाता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा पंचकर्मा डेडिकेटेड हॉस्पिटल या पंचकर्म सेंटर खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। उसमें कितना आपको स्पेस चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, कौन कौन सी औषधियां आप प्रयोग कर सकते हैं, उन सब का विस्तृत 3-4 पेज का एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। सिर्फ वही व्यक्ति जिनके पास वो सुविधा है वही पंचकर्मा शब्द से वो उसका एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कई बार कई ऐसे खासकर पर्यटन स्थल हैं जो वहां पे पंचकर्मा सेंटर करके लिखा होता है, अंदर से मसाज और दूसरे किस तरह के कार्य चलते हैं, जो कि कई बार हमारे इस प्रोफेशन को बदनामी का कारण भी बनते हैं। तो मैं ये आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पंचकर्मा को एक चिकित्सा पद्धति, सुपर स्पेशलिटी और टूल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इस विषय के, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, वो मिलकर अगले, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी तथा आरोग्य भारती हिमाचल के जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि धीरे धीरे ऐसी और कार्यशाला करें जिसमें कि हम हर एक स्तर पे ऊपर होने वाले जो पंचकर्म के हमारे सेंटर्स हैं, चाहे वो छोटी डिस्पेंसरी है, प्राइवेट क्लिनिक है, सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके लिए कुछ पैरामीटर तय करें और सरकार को सुझाएं कि जो इनको लागू करेगा उसी को केवल पंचकर्मा स्पेशलिटी हॉस्पिटल या क्लिनिक का दर्जा या सर्टिफिकेशन दी जाए, जिससे कि इस जो स्पेशलिटी है जिसके बहुत सारे अच्छे गुण हैं, हम सब जानते हैं, एक तरह से कायाकल्प हो जाता है
व्यक्ति का, तो इससे अधिक से अधिक लोग लाभ उठा पाए, अधिक से अधिक लोग इसमें अपना प्रोफेशन अपनाएं इसको। मैं आयुर्वेद के जो यंग डॉक्टर्स हैं इमीडिएटली करके आ रहे हैं, उनको भी ये मैं एक आह्वान करना चाहूंगा कि पंचकर्म को सीखे, पढ़े और अपने प्राइवेट स्तर के ऊपर अच्छे हॉस्पिटल क्लिनिक्स खोलें, जिससे कि उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है और उनका नाम भी होगा और उनको शफा भी मिलेगी और उनका रुतबा भी बढ़ेगा। एक और मैं जो आज की इस कार्यशाला से मेरी अपेक्षा है, जो मेरे मन में विचार है, मैं चाहता हूं आपके सामने रखूं कि अक्सर हम देखते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा बहुत महंगी है, आम व्यक्ति के जो बस से एक तरह से बाहर है। अगर कोई पंचकर्मा करवाने के लिए जाता है कहीं भी तो 1000 रुपए 2000 रुपए मिनिमम पर डे का खर्चा उसको देना पड़ता है, जो कि एक आम साधारण व्यक्ति है वो उससे बाहर है। तो हम सब लोग मिलके क्या ऐसी कोई मेथड या ऐसे टेक्निक्स या ऐसी मेडिसिन जो सस्ती भी हों, टेक्निक्स भी सस्ते हों, जिससे कि आम आदमी तक हम पंचकर्मा को पहुंचा पाए, और कुछ ऐसे लोगों को भी ट्रेंड करें हम आगे से आगे, जो कि घरों में जाके लोगों के पंचकर्म की कोई भी सुविधा है डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर, वो ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति जो किसी के घर में जाके, कोई बुजुर्ग है, ओल्ड एज में है, सीनियर सिटीजन है, या किसी कारण से अशक्त है बाहर आने के लिए, तो उनको भी हम पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध कर पाए। तो आम आदमी तक पंचकर्म पहुंचे, अधिक लोगों तक पंचकर्म पहुंचे, और पंचकर्म के नाम से जो अलग तरह के व्यवसाय कई जगह चलते हैं उस पर लगाम लग सके और एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए पंचकर्मा की आम आदमी में, आज की स्थिति में, आज के वातावरण में, आज की जो हमारी परिस्थिति है देश की, उसके लिए हम चर्चा करें आगे के लिए भी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात आज समाप्त करता हूं। सभी विद्वजनों को नमस्कार करते हुए मैं आपकी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद वैद्य राकेश पंडित जी, आपका योजना पक्ष बहुत मजबूत है। निदेशालय आयुर्वेद हिमाचल प्रदेश शिमला में भी आपके पास योजना के बहुत सारे कार्य रहते थे, तो योजनाएं बनाने में आप सक्षम हैं। तो आपने योजना के कैसे करनी चाहिए, पंचकर्म को कैसे ऊपर लेके आना चाहिए, इसके बारे में कैसे विचार करने आपने अपना पक्ष रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, मेरे गुरु भी हैं विद्वजन वैद्य राधेश्याम शर्मा जी, जो मेरे गाइड भी रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। सर आपके फोन को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नमस्कार जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, ठीक है जी। हाँ ठीक है। समझ आवश्यकता इस बात की है कि हम जहाँ शोधन चिकित्सा को प्रयोग में लेते हैं, तो शोधन चिकित्सा के लिए हमें सबसे पहले समीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक अभी राकेश साहब ने बताया कि जो पंचकर्म के नाम पे जो अलग अलग होटलों के अंदर, अलग अलग स्पा सेंटर्स पर जो पंचकर्म के नाम को जो बदनाम किया जा रहा है, इससे और फिर उन्हीं के कारण पंचकर्म में महंगा होता जा रहा है। जब तक हम पंचकर्म को बहुत सुगम, सर्व सामान्य के लिए सुलभ जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये पंचकर्म विधि जो है सार्वजनिक नहीं हो सकती। मेरा हेलो हेलो सर ठीक है सर, आ रही है आवाज आपको? अरे ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो क्लासिकल पंचकर्म है, इस क्लासिकल पंचकर्म पर जोर देना चाहिए। जहां तक सवाल है कॉस्ट का, तो मैं समझता हूं अगर क्लासिकल पंचकर्म को अगर तरीके से किया जाए तो बहुत कॉस्ट फैक्टर भी इस पर नहीं आता है। इसलिए हमको व्यवहारिक पक्ष में को ध्यान में रखते हुए पंचकर्म को जनोपयोगी बनाना चाहिए। जहां तक आज का प्रश्न है कि हम आज शोधन के पक्ष को प्राणवय स्रोतस के अंदर किस प्रकार से अपन काम ले सकते हैं, ये एक मेरा विषय है जिसको मैं प्रतिपादित करने का प्रयत्न करूंगा। प्राणवय स्रोतों के अंदर शोधन कर्म, जैसा हम देखते हैं, यदा दोषा कदाचित कुप्यंती जिता लंघन पाचने,
ये तो संशोधन सिद्धा न तेषां पुनरुद्भव, कि शोधन कर्म के बिना व्याधि को निर्मूल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें सबसे ज्यादा अपनी चिकित्सा के अंदर जो जोर है वो शोधन चिकित्सा पर देना चाहिए। जहां तक शोधन चिकित्सा के विभिन्न प्रकार की व्याधियां, जैसे अभी बताई, 80 वात विकार बताया, 40 प्रकार के कफज रोग बताए, 20 प्रकार के पित्त रोग बताए, तो उनमें सबसे ज्यादा वात रोग जो है 80 वात विकारा, उन 80 वात विकारों को समूल नष्ट करने के लिए जब तक हम पंचकर्म में शोधन के रूप में वमन, विरेचन और बस्ती का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक व्याधि को हम निर्मूल नहीं कर सकते। जहां तक आज का प्रश्न है प्राणवत स्रोतों दृष्टि के अंदर, तो प्राणवत स्रोतों दृष्टि के अंदर हम कई प्रकार की व्याधियां सम्मिलित करते हैं। उनमें सबसे पहले श्वास रोग है, प्रतिशाय है, कास है, स्वर भंग है, हिक्का है, ये श्लेष्मिक ज्वर है जो आज की तारीख में अपन कोविड-19 भी जिसमें प्राणवत स्रोतों दृष्टि ही मुख्य रूप से अंदर पाई जाती है, तो ये सारे के सारे प्राणवत स्रोतों के अंदर हम समाविष्ट कर सकते हैं। जहां तक प्राणवत स्रोतों का आश्रय स्थान है, प्राणवत स्रोता मृत्यु मूलम मां स्रोतस्य, तो प्राणवत स्रोत मुख्य रूप से हम जो शुद्धि करेंगे वो शुद्धि करेंगे हमारी प्राण जो है, फुफ्फुस है, आमाशय है, इस आमाशय के द्वारा हम शोधन करके ही एक प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के श्वास आदि रोग है उनको हम निर्मूल कर सकते हैं। आज का हमारा विषय जो कि हम शोधन पक्ष के अंदर रूप में लेना चाहते हैं वो श्वास रोग लेना चाहते हैं। श्वास रोग के जो 4-5 प्रकार बताए हैं, महा ऊर्ध्व छिन्न, ये तो मैं समझता हूं कि जब तक बीमार हॉस्पिटलाइज नहीं होता है तब तक हमें ये देखने के लिए नहीं मिलता है। और सब जो चिकित्सा के रूप में हमारे पास में आते हैं उनमें सबसे ज्यादा तमक श्वास का रोगी हमारे पास में आता है, वो चिकित्सा भी है। अगर नवीन तमक श्वास का रोगी आता है तो हम उसको निश्चित रूप से सुगमता पूर्वक चिकित्सा कर सकते हैं, और उसमें जितना फायदा हम शोधन के द्वारा कर सकते हैं उतना किसी भी प्रकार की समन चिकित्सा के द्वारा नहीं हो सकते हैं। जहां मैं तम श्वास के जो लक्षण बताता हूं उनमें आप देखेंगे जो आचार्य चरक ने श्वास के जो हेतु बताए उन्हें सबसे पहला हेतु बताया रजसा धूम वाताभ्याम शीतस्थानाम्बु सेवनात्। यो रजसा धूम वाताभ्याम, जो रजसा डस्ट पार्टिकल, आज अपन देखते हैं जितने भी श्वास के रोगी आते हैं उनमें सबसे पहले एलर्जिक के जो रोगी खुद आकर के अपना बताता है कि मेरे को डॉक्टर ने बताया है मेरे को एलर्जी का अस्थमा है और मैं अमुक चीजें मैं अगर खा लेता हूं तो मेरे श्वास वेग बढ़ जाता है। आचार्य पहला चरक आचार्य है जिसने रजसा धूम वाताभ्याम डस्ट पार्टिकल के लिए सबसे पहले बताया कि डस्ट पार्टिकल से श्वास रोग की उत्पत्ति हो जाती है। मैं इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि जैसे ही डस्ट पार्टिकल या फॉरेन इस प्रकार की बॉडी नासा रंध्र के पास में आती है तो नासा रंध्र के पास में आने पर जो नासा में ऑल्फैक्टरी नर्व है, घ्राण नाड़ी है, उस घ्राण नाड़ी का संबंध मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में होने पर वो जो पोलन ग्रेन या डस्ट जो है वो मस्तिष्क इस घ्राण नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक वहां पहुंचता है, और जैसे ही नासा के कांटेक्ट में आता है डस्ट पार्टिकल्स, एसिटिल कोलाइन और हिस्टामिन इसका सिक्रेशन होता है, और इस एसिटिल कोलाइन हिस्टामिन का जब सिक्रेशन आता है नचापि निंद्राम लप्ते सायना श्वास आशीनो लप्ते सुख्यम उष्णम चेवाभिनंदति, ये सारे के सारे जो लक्षण है रोगी के अंदर उत्पन्न होने लग जाते हैं। नचापि श्वास लेने में कठिनाई हो जाती है, तत्काल बहुत दिक्कत होने लग जाती है, तो उस परिस्थिति में प्रकृति अपना कार्य करती है कि अपने आप ही एड्रिनलिन का सिक्रेशन करती है, और एड्रिनलिन का सिक्रेशन होने पर ब्रोंकोडायलेटेशन का कार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से जो डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन बॉडीज है, नासा रंध्र के पास में चौंकते हैं तो कुछ दिनों तक तो अपने आप ही ये प्रकृति के रूप में ये रोग ठीक हो जाता है, परंतु निरंतर अगर इस प्रकार के एलर्जी के कारण लगातार संपर्क में आते रहते हैं तो उसमें एक प्रकार से तमक श्वास और मुख्य रूप से एलर्जिक अस्थमा उत्पन्न हो जाता है। और एलर्जिक अस्थमा के लिए सबसे बढ़िया जो चिकित्सा कर्म है वो एक तो पूर्व कर्म जो श्वास रोग में बताया वो, और शोधन कर्म के रूप में वमन और विरेचन हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। जैसे श्वास रोग की जो चिकित्सा में जो बताया है मारुत प्राण वाहिन स्रोतांश आविष्कुप्ति उर्स कपम उद्दय हिक्का श्वासान करोति से, तो प्राणवत स्रोतों के अंदर श्लेष्मा का जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है, श्लेष्मा का अवरोध उत्पन्न हो जाने पर श्वास लेने के अंदर उस व्यक्ति के अंदर भयंकर कष्टता उत्पन्न होने लग जाती है। इसलिए उस परिस्थिति को दूर करने के लिए हमें रोगी को वमन कर्म कराना चाहिए,
और वमन कर्म कराने के लिए हमें एक प्रकार से जो पूर्व कर्म है, आक्तम लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे तेरस्य ग्रथिता श्लेष्मा स्रोत स्वभी विलुते खानी मार्दव मायांति ततो वातानुलोमता। इस प्रकार के जो संप्राप्ति के रूप में प्राणव स्रोतों में जो दुष्टि हुई थी, जो पूर्व कर्म के रूप में हम वक्ष प्रदेश पर संधव और तेल को मिला करके वक्ष प्रदेश पर हम जो लगाते हैं और लवण पोटली श्वेत करते हैं, तो तेरे से ग्रथिता श्लेष्मा स्रोत स्वभी विलुते, प्राण स्रोतों में जो अवरुद्ध व श्लेष्मा है, जो कि श्वास कृच्छता उत्पन्न कर रहा है, बाह्य प्रकार के श्वेत कर देने पर वो श्वसनिकाओं का विस्फारण होता है, और श्वसनिकाओं के विस्फारण होने पर जो संग्रहित श्लेष्मा है वो बलगम कफ के द्वारा, खांसी के वेग के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, और मुहूर्तम लभते सुखम, इस प्रकार से रोगी को एक बार तो लाभ मिल जाता है। परंतु मुहूर्तम लभते सुखम है, स्थायी रूप से इसमें शांति नहीं मिल पाती है। इसलिए रोगी को अगर स्थायी लाभ देना चाहते हैं तो जो मुख्य रूप से शोधन का पक्ष है, वो शोधन का पक्ष हमें करना चाहिए। जहां तक अभी जैसे बताया कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बस्ती का प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा विरेचन का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर हम सीधा विरेचन का प्रयोग करेंगे तो विरेचन का प्रयोग करें ग्रहणी आच्छादित, जो श्लेष्मा ऊर्ध्वगामी होकर के वमन के द्वारा निकलना चाहिए, अगर हम सीधा विरेचन अगर करा देंगे तो श्लेष्मा अधोगामी हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की रक्तज विकार है, उन रक्तज विकारों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए हमें चाहे लघु रूप में भी वमन, जैसे हम देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले कुंजल करवाते हैं, अगर हम पूरा उस क्रम से अगर नहीं करवा पाते हैं रोगी को, तो चरक ने स्पष्ट बता कार्येत लवणाम्बुना, कि अगर आप पूरा वमन कर्म नहीं करा सकते तो लवण के द्वारा एक बार वमन कराने के बाद ही आगे उत्तर गति को बढ़ना चाहिए। तो जो अपन शोधन कर्म कराते हैं, तो शोधन कर्म कराने में सबसे पहले जो पूर्व कर्म के रूप में बताया कि पूर्व कर्म में स्नेहन का प्रयोग है। त्रयावरम सप्त दिनात् परम तु स्निग्धो नर स्वेदी तो व्यक्त नाते परम स्नेह नमादि से साथ में भव्य सप्त दिनात् परम तु, कि सबसे पहली हमारी प्रक्रिया है कि जो जंगल देश है जहां पर की रुक्षता शरीर के अंदर बहुत अधिक बढ़ी हुई है, शरीर के अंदर कफोलवणता हमें लानी है, इसलिए सबसे पहले स्नेह कर्म हमें कराना चाहिए। और वो त्रयावरम सप्त दिनात् परम तु, कि कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन तक हमें घृतवान का कराना चाहिए, या विभिन्न प्रकार के दूसरे जो तेल आदि बताए गए जो रोगी के अनुकूल हो, उनका चयन करके हमें रोगी को पूर्व कर्म के रूप में स्नेह कर्म कराना चाहिए। और स्नेह कर्म का त्रयावरम सप्त दिनात् परम तो बता दिया, परंतु साथ साथ में शास्त्र निर्देश देता है कि सम्यक स्निग्ध के क्या लक्षण होते हैं। तो मैं कई बार बीमारों को देखता हूं कि सबसे पहला जो सम्यक स्निग्ध का लक्षण आता है वो मल स्निग्धता आती है। हम रोगी को घृतपान कराते हैं, तो घृतपान कराने पर पहले दिन कराते हैं, दूसरे दिन कराते हैं, तीसरे दिन कराते हैं, तो अनुपातिक रूप में पित्ताशय से पित्त का स्राव, क्योंकि स्नेह का जो पाचन है बिना पित्त की उपस्थिति के नहीं हो सकता। तो जिस जिस क्रम से हम स्नेह की अभिवृद्धि करते हैं उसी अनुपात में पित्ताशय से पित्त का कोष्ठ में आगमन होता है और उस स्नेह का पाचन होता है। परंतु हम देखते हैं 3 दिन के बाद में रोगी आकर के कहता है कि अब मेरे के मल में स्निग्धता उत्पन्न होने लगी, अर्थात जो प्रपोर्शन रेट पे पित्त का स्राव होना चाहिए कोष्ठ के अंदर, वो प्रपोर्शन पे पित्त का स्राव कम हो जाता है और स्नेह की मात्रा अधिक हो जाती है। इसलिए अपचित रूप में ही एक प्रकार से श्लेष्मा बाहर निकलने। हम कामला में देखें, कामला में देखते हैं तिल पिष्ट निभम यस्तु वर्चस सृजित कामली श्लेष्मा रुद्ध बार्गम तम पित्तम कफ रिजेत, कि कामला के अंदर पित्त का जब स्राव नहीं होता है तो मल में श्वेत वर्णता आ जाती है, मल में श्वेत वर्णता का कारण पित्त का अभाव होता है। ऐसे ही हम लगातार स्नेह की मात्रा बढ़ाते रहते हैं तो पित्त की मात्रा अल्प हो जाने से मल के अंदर जो है प्रकार से श्वेत वर्णता आने लग जाती है, तब हम मान लेते हैं कि सम्यक प्रकार का स्नेह कर्म उसके अंदर हो गया है। दूसरा स्नेहोद्वेग, घृत की एक प्रकार से संचय अवस्था जब आ जाती है तो स्नेहोद्वेग आने लग जाता है, मल स्निग्धता आने लग जाती है, और रोगोपशमनम, जो व्याधि के मुख्य लक्षण है श्वास रोग के, उन श्वास लक्षणों के अंदर भी कमी आ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि श्वास के रोगी में घृतपान कराने पर श्वास कृच्छता उनके अंदर बढ़ जाती है,
परंतु अगर पिपल्यादि घृत वगैरह, यष्टि मधु घृत वगैरह, कंटकारी घृत का प्रयोग अगर हम कराएंगे स्नेह के रूप में, तो वहां पर स्नेह कर्म तो होगा ही, साथ साथ में जो रोग के उग्र होने की संभावना, लक्षण के उग्र होने की संभावना है, वो धीरे धीरे उस प्रकार से कम हो जाती है। तो हमें एक प्रकार से औषध चयन के अंदर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य स्नेह का प्रयोग करना चाहिए या औषध सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। जब सम्यक स्नेह के लक्षण उत्पन्न हो जाएं, तब फिर एक प्रकार से जो स्वेदन कर्म है, 13 प्रकार के स्वेदन कर्म है, उन 13 प्रकार के स्वेदन कर्म आचार्य ने तो स्पष्ट जो बताया, आक्तम लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे तेरस्य ग्रथिता श्लेष्मा स्रोते स्वविवृत्ति, कि यहाँ पर नाड़ी प्रस्तर संकर स्वेद, इनका एक प्रकार से स्वेदन करना चाहिए, जिससे प्राणवय स्रोतों के अंदर ग्रंथिभूत वो जो श्लेष्मा है वो एक प्रकार से पिघल जाता है। जब ये वमन पूर्व स्नेहन हो जाता है, वायु स्वेदन हो जाता है, तो उसके बाद में हम मुख्य रूप से वमन कर्म कराने की सोचते हैं। वमन कर्म जैसे अभी आया था कि वमन कर्म बहुत क्लिष्ट प्रक्रिया है। जहां तक इंडोर हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं होती है, तब तक हम पंचकर्म के रूप में ये वमन कर्म कराना है, इस वमन कर्म कराने से हम बचना चाहते हैं। तो मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि सभी चिकित्सक ने जब तक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो जाता है, तब तक उसको वमन कर्म नहीं कराना चाहिए। परंतु अगर वमन कर्म कराना बहुत आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ पहले इंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। इंडोस्कोपी कराने में किसी प्रकार का अल्सरेशन या किसी प्रकार की कोई मेलिग्नेंसी वगैरह नहीं हो, ये रूल आउट हो जाने के बाद में फिर हम निर्भीक रूप होकर के रोगी को वमन कर्म करा सकते हैं। तो वमन कर्म कराने के अंदर कर्मात् कफय पित्त मथा नीलस यश्चेति सम्यक वमित ऋतुपार्श्व मूर्धेन्द्र मार्ग शुद्धो तथा लघु वक्षमान है। कर्मात् कफय कि हम जब वमन कर्म कराते हैं, वमन कर्म में जब हमने औषध जो योग दिया है कि पहले कफोत क्लेशार्थ हमने उसको यवागु वगैरह पिलाई है, और यवागु पिलाने के बाद में जैसे हम वमन कर्म कराना चाहते हैं, वह आकंठ पूरी पहले उसको अपने दुग्ध पान कराया, और दुग्ध पान कराने के बाद में जो वामक योग है वो वामक योग चटाया। तो वामक योग चटाने के बाद में मुहूर्तम प्रतीक्षेत है, करीब 40 मिनट तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि स्वतः ही वमन का वेग रोगी के अंदर उत्पन्न हो। अगर नहीं होता है तो बाद में हमें कोई उपक्रम करना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है कि अधिकतर रोगियों के अंदर विद इन 40 मिनट्स ही एक प्रकार से रोगी के अंदर प्रथम वेग उत्पन्न हो जाता है, और फिर जैसे जैसे वेग उत्पन्न होता है वैसे वैसे दूसरे जो अपन मधुयष्टि फांट वगैरह का जो प्रयोग है वो पिलाते रहते हैं, और रोगी के अंदर पित्तांत वमन जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम उसको वमन कर्म बुरा नहीं मानते। तो वेगिकी, लैंगिकी, आंतरिकी, मानकी, ये शुद्धि के आधार पर होने के बाद में हम ये मान लेते हैं कि रोगी के अंदर सम्यक प्रकार का वमन हो गया है। और सम्यक प्रकार का जब वमन हो गया है तो उसके बाद संसर्जन कर्म करने के लिए पेया विलिपि कृतन चक्रचम यूषम रसम, इसका निर्धारण हम प्रवर शुद्धि, मध्य शुद्धि और अवर शुद्धि के आधार पर हम करते हैं। और संसर्जन कर्म कराने के बाद पुनः रोगी को एक 15 दिन के पश्चात विरेचन के लिए तैयार करते हैं, और विरेचन के लिए वही क्रम अपनाएंगे कि पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन, वायु स्वेदन और विरेचन कर्म। ये जब तक नहीं हो जाता है श्वास के रोगी में, प्राण व स्रोतो दृष्टि वाली रोगी के अंदर, तो मैं समझता हूँ वो उसको पूरी शांति नहीं मिल पाती है। और ये जब कर्म पूरा हो जाता है, शोधन का कर्म पूरा हो जाता है, तो शोधन का कर्म पूरा होने पर हमें बंद करना है। शोधन का कर्म पूरा हो जाने पर आप चालू रखिए सर, आवाज आ रही है आपकी। प्रयोग कराते हैं तब उसके अंदर रोगी को लाभ हो जाता है। जब इस प्रकार के वमन और विरेचन पूरा प्राण व स्रोतो दृष्टि के अंदर जब हो जाता है, तब हमें समन चिकित्सा प्रयोग में लानी चाहिए। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर। थैंक यू। लगभग 10 वर्ष के पश्चात आपके विचार सुनने को मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने पंचकर्म के बारे में इतना बढ़िया ज्ञान हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी, हम धन्यवादी हैं।
मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ हमने अगले हमारे रिसोर्स पर्सन वैद्य यूएस निगम जी से निवेदन करूंगा कि उद्बोधन प्रारंभ करें। क्या गया वो इन श्री रामचूत की कार्ड पे इसको लाल कार्ड। अरे वो अनम्यूट कर दीजिए ना। नहीं, म्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट है आपके द्वारा। आपकी आवाज आ रही है उसके ऊपर, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी है? आ रही है सर, आवाज काउंट कीजिए, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस आरोग्य भारती हिमाचल प्रदेश के द्वारा उनके सहयोग से क्लिनिकल पंचकर्म एक रंग सेमिनार, जिसको वेबिनार कहते हैं, आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी, जो कि चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस सीसीआईएम के। विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर राकेश पंडित जी, अच्छे चिकित्सक, राष्ट्रीय सचिव आरोग्य भारती, मेंबर ऑफ गवर्नेंस सीसीआईएम, डॉक्टर प्रोफेसर आर.एस. शर्मा जी, उद्भट विद्वान, आपने अभी उनका व्याख्यान सुना, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर SRK आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। इस कार्यक्रम के जो संयोजक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, प्रोफेसर आयुर्वेद कॉलेज पपरोला, वैद्य गोपेश मंगल जी, एसोसिएट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग NIA जयपुर, वैद्य अनिल भरद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग आयुर्वेद कॉलेज पपरोला, और वह सभी साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा भी सबको प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर IBS, जिसको हम गृहिणी से तुलना कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्लिनिकल पंचकर्म है। इसलिए रोगानुसार किस प्रकार से हम पंचकर्म कर सकते हैं और खास तौर से IBS में वर्धमान परपटिकल किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा मैं करूंगा।
आवाज आ रही है अनिल जी? अनिल जी? हाँ जी सर, बीच में बंद हो गई थी, अब आ रही है, अभी शुरू हुई। हाँ, वही दिक्कत हो गई थी। आपके सर फोन में कहीं नजदीक में दूसरा लॉगिन तो नहीं है? बीच में आवाज की इको हो रही है। चलिए फोन अलग कर देता हूँ थोड़ा से। आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। जैसा आप देख रहे हैं, आईबीएस एक बहुत कॉमन डिसीज है। बहुत डिटेल में, थ्योरेटिकल में मैं नहीं जाऊंगा। और हर पांचवा व्यक्ति 25 से 45 के बीच में हर पांचवा व्यक्ति इस व्याधि से ग्रसित है। एक प्रकार की फंक्शनल डिसऑर्डर है जीआईटी ट्रैक्ट का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आमाशय में और इंटेस्टाइन में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम पैरासिटिक मूवमेंट कहते हैं। इसके माध्यम से कंटेंट से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता रहता है। लेकिन जब आईबीएस हो जाता है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है बहुत ही सेंसिटाइज हो जाती है, और उस अवस्था में थोड़ा भी हम भोजन करते हैं, कोई भी स्टिमुलस डालते हैं, तो एक्सेसिव क्रेम्स की उत्पत्ति होने लगती है। आप जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक सेरोटिन नाम का होता है, जो कि ब्रेन और गट यानी इंटेस्टाइन दोनों के माध्यम से सिक्रेशन इसका होता है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जब अतिसारी कंडीशन होती है, डायरिया की कंडीशन होती है आईबीएस में, तो सेरोटिन की मात्रा अधिक हो जाती है, ज्यादा मात्रा होती है। और जब कम सिक्रेशन होता है इसका, तो कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाता है। आईबीएस में हमने देखा है कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, और वो बड़े मानसिक कष्ट से भी गुजरने लगता है। यदि हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आईबीएस को देखें, निश्चित रूप से ग्रहणी रोग का लाइन ऑफ आप चिकित्सा सिद्धांत है, उसके लक्षण है, वो ग्रहणी रोग से ज्यादा मिलते हैं। इसलिए आगे हम ग्रहणी रोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। आयुर्वेद ऐसा कहता है, जब हम खाना खाते हैं तो अग्नि क्रिया करती है जिससे डाइजेशन होता है, लेकिन अगर अग्निमांद है तो आम की उत्पत्ति होती है, और यही आम दोष बाद में आम विष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और तमाम प्रकार की व्याधियां शरीर में उत्पन्न करता है। ग्रहणी भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, फंक्शनल डिसऑर्डर है जीआईटी ट्रैक्ट का। और इसमें भी जब अग्निमांद हो जाता है तो अनेक प्रकार के जो एंजाइम्स इंटेस्टाइन से निकलते हैं वो भी निकल नहीं पाते। ये भी सत्य है, आप सब जानते हैं कि इंटेस्टाइन की और सिग्मोइड में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होती हैं, जो कि बहुत ही ससेप्टेबल होती हैं मोटर फंक्शंस के लिए। और इसकी वजह से आईबीएस जब हो जाता है तो थोड़ा स्टिमुलस देने में बहुत ही कष्ट रोगी को होने लगता है। कहते हैं यदि अग्निमांद हो जाए, तो जैसा मैंने पहले बताया, अग्निमांद हो जाने से आम दोष, और आम दोष से आम विष, और इसी को हम टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं। और इसी की वजह से तमाम व्याधियां होती हैं, और इसके साथ साथ ग्रहणी रोग भी मंदाग्नि के कारण उत्पन्न होता है। अगर कारणों में ध्यान दें तो जैसा आप जानते हैं, जिनको जीआईटी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है जिस फैमिली में, उसमें आईबीएस ज्यादा मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो कार्बोहाइड्रेट, स्पाइसी मटेरियल, फैटी फूड्स, कॉफी आदि का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आईबीएस उत्पन्न में ये सहायक होते हैं। इसलिए जब आम की उत्पत्ति होती है उनको बाहर निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो एक टिश्यू में जो सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न कर देते हैं, और जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं टिश्यू के लिए वो बंद हो जाता है। और जब ऐसा रोगी जो बार बार अपने मल को रोकता है, पेशाब को रोकता है, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जिसको हमेशा किसी न किसी कारण से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस हो, उसको भी आईबीएस होने की ज्यादा संभावना रहती है। और इसका परिणाम यह होता है कि उसकी नेचुरल इम्यूनिटी कम हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति जो केमिकल ड्रग्स, अनेक प्रकार के ड्रग्स लेते रहता है, उसको भी आईबीएस होने की संभावना रहती है। मुख्य लक्षणों में देखें तो एब्डोमेन प्रदेश में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मरोड़ होता है, मोशन करने जाता है व्यक्ति, ऐंठन युक्त मल प्रवृत्ति होती है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, और ये अल्टरिंग में होता है, कभी डायरिया हो जाता है, फिर इसके बाद कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, ऐसा लगातार पेशेंट में होता रहता है। और पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे अभी मल प्रवृत्ति करना जाना चाहिए, उसको सेंसेशन बना रहता है। इसके अलावा ब्लॉटिंग, डकार आना, उल्टी होना, थकावट और फाउल ब्रीदिंग स्मेल, ये भी पेशेंट में मिलना चालू हो जाता है। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक लक्षण है इसका। और एक और लक्षण है जिससे हम अपने ग्रहणी से तुलना कर सकते हैं, पेडल ओडिमा, पैरों में सूजन आना, फीवर, वोमिटिंग,
ये लक्षण सारे अपने ग्रहणी से मिलते हैं, संग्रहणी से मिलते हैं। अतिसृष्टम विबद्धम वाद्रवम तदुपतस्ते कृष्ण आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकानुताः चून पाद करः सहस्ति परवरुक शर्दनम जुरा। ये लक्षण निश्चित रूप से ग्रहणी से मिलते हैं, इसलिए ग्रहणी को आधार मानकर ही आगे हम ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी करेंगे। प्रोग्नोसिस, निश्चित रूप से ये व्याधि डिफिकल्ट है, उसका ठीक होने में बड़ा कठिनाई होती है। बच्चों में ये क्यूरेबल है, मिडिल एज में यदि हो जाए इट इज डिफिकल्ट टू क्योर, और ओल्डर पेशेंट्स में निश्चित रूप से ये असाध्य व्याधि के रूप में जानी जाती है। क्रोनिक टाइप ऑफ आईबीएस आर वेरी डिफिकल्ट टू क्योर और इवन इनक्योरेबल। जब क्रोनिक हो जाता है तो भी बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना चाहिए। स्पेसिफिक योगा आसन, डीप रिलैक्सेशन, प्राणायाम का प्रयोग नित्य प्रतिदिन अपने लाइफ स्टाइल में जोड़ना चाहिए। ये भी हम जानते हैं कि आईबीएस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ देता है और इसलिए वो मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो जाता है। ऐसी अवस्था में अपनी डाइट में फाइबर्स की मात्रा ज्यादा लेना चाहिए और हमारी जो मित्र बैक्टीरिया है उनकी रक्षा भी हमको जीआईटी ट्रैक्ट में करना चाहिए। इसके बाद हमारी जो प्रॉपर हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो भी हमको सुधारना चाहिए। इस पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी है तो आईबीएस आपको कभी नहीं हो सकता है। ये तो ठीक है, हम चुनते हैं कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना में जो संयोग है, कौन कौन से भोजन या कौन कौन से द्रव्य हम मिला के खाते हैं, ये भी बड़ा जैसे जिसमें शक्कर पड़ी हो, नमक पड़ा हो, वो विरुद्ध आहार हो जाता है। दूध है, मछली है, विरुद्ध आहार हो जाता है। ये भी हमें ध्यान में देना चाहिए। हम पकाते कैसे हैं, कौन सा खाना किस प्रकार पकाना चाहिए, ये भी हमको जानना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड ऑयली फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको बिल्कुल न पिए। और साथ ही साथ जब आपको भूख लगे अच्छी, तभी आप भोजन करें और बिना भूख लिए भोजन आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेशन में या फ्रिज में फूड रखा रहता है उसको हम पुनः गर्म करके खाते हैं या बासी खाना खाते हैं, इससे भी आईबीएस की उत्पत्ति हो सकती है। और मैनेजमेंट पे आते हैं आईबीएस के, तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करें, अपन पाचन जठराग्नि को प्रदीप्त करें। उसके लिए फास्टिंग, दीपन पाचन, कार्बोनेट फार्मुलेशन शुरू में आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जब आम की उत्पत्ति हो जाए, टॉक्सिन्स की उत्पत्ति हो जाए, पंचकर्म के माध्यम से इसको डिटॉक्सिफाई कर देना चाहिए, इसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर स्ट्रेस एंजाइटी हो तो पेशेंट को शिरोधारा करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया कि आईबीएस के लक्षण ग्रहणी से मिलते हैं, संप्राप्ति भी ग्रहणी से मिलती है। इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है आईबीएस का, वो संग्रहणी या ग्रहणी के समान ही होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ग्रहणी मासितम दोषम विदग्धाहार मूर्छितम साविष्टम प्रसेकार्य विदाह रुचि गौरवी है। अगर आम के लक्षण मिलते हैं, आम के ये लक्षण आपको दिखते हैं, तो आम लिंगवानितम दृष्ट्वा सुखोषणे नामुनोधे फलानाम वा कसायणे पुत्री सरसपरिष्ठा। अगर आम के लक्षण मिले तो आप मदन फल काढ़े से, सरसप से, पिपली से इसके द्वारा बमन कराएं। और यदि दोष लीन हो गए हों, अगर दोष पक्वाशयगत हो, लीन हो गए हो, तो उस अवस्था में स्रंसन चिकित्सा करना चाहिए। लीनम पक्वासे आस्थम वायाप्यम श्राव्यम संदीपन है शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम। और जब ये काम हो जाए तो आप समझ लें कि अमाशय की शुद्धि हो गई है। 1 हफ्ते तक दीपन पाचन से सिद्धित कृष्णा का सेवन कराना चाहिए। शुद्धामाशय यस्मै पंचकोलादि विरसितम दध्यादि पेयादि लघुवन्नम पुनर्योगा से दीपनान। ये सब करने के बाद फिर हम मुख्य चिकित्सा में आते हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस। पहला है पंचकर्म ट्रीटमेंट, ट्रू पंचकर्म डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा है परपटी कल्प, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और तीसरा है संसमन चिकित्सा। हम पहले पंचकर्म ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें, खासतौर से ग्रहणी में। ग्रहणी में हम कैसे पंचकर्म आगे करेंगे। सबसे पहले निरामावस्था प्राप्त करने के लिए शुंठी चूर्ण या पंचगोल चूर्ण या काढ़ा 3 से 5 दिन तक पहले सेवन कराएं, ताकि आम का पाचन हो जाए और जिससे हम जब अभ्यंतर स्नेह पान करेंगे तो वो स्नेह अच्छी तरह काम कर सके। इसके लिए त्रिउषणाद घृत, आभ्यंतर स्नेह पान के लिए ग्रहणी संग्रहणी में त्रिउषणाद घृत का प्रयोग करना है। त्रिउषणाद घृत में त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, इनसे सिद्ध कर लीजिए घृत और इसका अभ्यंतर स्नेह पान करना है। यहाँ पर कोष्ठ का परीक्षण कर लीजिए। यदि मृदु कोष्ठी है तो 30 ml से चालू करिए, अगर मध्य कोष्ठी है तो 50 ml से, यदि क्रूर कोष्ठी है तो 80 ml से आप अभ्यंतर स्नेह पान करेंगे
विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर सम्यक स्नेह के लक्षण आपको मिल जाएंगे। आभ्यंतर स्नेहपान 7 और 8 बजे के बीच प्रातः देना चाहिए। अनपान के रूप में उष्ण जल का सेवन कराएं और प्रातः ब्रेकफास्ट रोगी को मत दें। ये हुआ अभ्यंतर स्नेहपान के बारे में। जब सम्यक स्नेह के लक्षण प्राप्त हो जाए, 5वें दिन के लगभग प्राप्त हो जाते हैं, तो 6वें दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करावें। और ये फिर 5वें दिन आपने अभ्यंतर स्नेहपान दिया, 6वें दिन स्वेदन दिया और 7वें दिन वमन करा दें। वमन के लिए मदन फल पात 100 ml, सरसों कल इसमें 20 ml मिला दीजिए, 20 ग्राम मिला दीजिए और इसको पान कराएंगे। ये संग्रहणी का उल्लेखित मदन फल कल्प है। मेरा आप सबसे निवेदन है, रोगानुसार आपको पंचकर्म में द्रव्यों का चयन करना है। जैसे वस्ती में हम रोगानुसार करते हैं, वैसे वमन के अंतर्गत भी रोगानुसार वामक कल्प को हमको तैयार करना पड़ता है। क्रांत होने तक वमन कराएं और वमन कराने के बाद संसर्जन कर्म लगभग 5 दिन तक का संसर्जन कराएं और उसके बाद फिर विरेचन के लिए अभ्यंतर स्नेहपान पुनः प्रारंभ करें। और इसके लिए परीक्षण डोज की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप 60 ml, 100 ml, 150 3 डेज आप अभ्यंतर स्नेहपान दे दें और 3 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन करें, रोगी को रेस्ट कराएं और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ और पित्त वर्धक ना हो। क्योंकि हम वमन जब हम कराते हैं, एक दिन पहले कफ वर्धक आहार देने का प्रावधान है, लेकिन इसमें विरेचन में हमको ऐसा नहीं करना है। विरेचन कल्प के रूप में आचार्य चरक ने गृहणी अध्याय में बताया है कि अमलतास का मज्जा आप लेवें, हरित की दोनों 20-20 ग्राम लेकर के और शुंठी भी 20 ग्राम मिलाएं। इस प्रकार से 60 ग्राम हो जाता है। इसका काढ़ा तैयार करें 100 ml और इसमें 40 ml 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन कराएं। दूसरा एक योग है एरण्य तैल 40 ml और यवक क्षार 25 mg ग्राम्स, इसको मिला करके विरेचन कल्प कराएं तो अच्छा विरेचन इसमें हो जाता है। संसर्जन कर्म करने के पश्चात 7 दिन तक ऐसा आहार विहार देवे जो कफ वर्धक ना हो। जैसे मैंने पहले बताया था, पंचकोल से सिद्धित कृष्णा का सेवन 5 दिन तक जरूर कराएं। उसके बाद वमन के 15वें दिन विरेचन और विरेचन के 9वें दिन से योग वस्ती क्रम प्रारंभ करें। योग वस्ती के रूप में निरूह वस्ती, हिरण्य मूल आदि निरूह 300 ml और अनुवासन वस्ती के रूप में 10 मूल तेल 30 ml। इसका विधिवत जब मैं कहता हूं तो पूरे नियम आपको माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम पाकम इत्यादि जो सारे नियम है वस्ती के, वो आपको यहाँ पर पालन करना है। इस तरीके से पंचकर्म आप करा ले। पंचकर्म कराने के पश्चात फिर अगर पेशेंट तैयार है तो आप परपटी कल्प कराएं और अगर पेशेंट तैयार नहीं है तो पंचकर्म के बाद संसमन औषधियों का प्रयोग करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो वमन नहीं कराना चाहता, पंचकर्म नहीं कराना चाहता, तो उसको सीधा वर्धमान परपटी कल्प के रूप में आप उसका औषधि आप दे सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ चिकित्सा है IBS के लिए। मैंने ऐसे कम से कम 50 रोगियों पर अध्ययन किया है और बड़ा अच्छा, मैं यहाँ डाटा प्रस्तुत नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे आप परपटी कल्प आप कर सकते हैं। 2 प्रकार की विधियां हैं, एक है 30 दिवसीय और दूसरा है 20 दिवसीय। पहले में जो 30 दिन का परपटी कल्प है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रथम पहले दिन 100 mg पंचामृत परपटी, द्वितीय दिन 200 और ऐसा बढ़ाते हुए 10वें दिन यह मात्रा 1000 mg आ जाती है, अर्थात 1 ग्राम। यह 1 ग्राम की मात्रा 11वें दिन से 21वें दिन तक 1-1 ग्राम देना चाहिए, 21वें दिन तक। और 22वें दिन से फिर घटाना है। 22वें दिन में 900 mg, 23वें दिन 800 mg और 30वें दिन जो है 100 mg की मात्रा आ जाती है। तो आप देख लें, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले दिन 100 mg बढ़ाते जाएं, 10वें दिन ये 1000 mg आ जाएगी और ये 1000 mg 11वें दिन से 21वें दिन तक लगातार 1 ग्राम ही देवे और उसके बाद 22वें दिन से इसकी मात्रा घटाएं और 30वें दिन ये 100 mg की मात्रा आ जाती है। ये देने का प्रावधान है पंचामृत परपटी के लिए। अगर आप स्वर्ण परपटी देते हैं तो 100 mg की जगह 50 mg से प्रारंभ करें, बस इतना ही उसमें अंतर है। दूसरा है सेकंड मेथड ऑफ पंचामृत परपटी कल्प। ये 20 दिन का कोर्स है। पहले दिन 100 mg, दूसरे दिन 200, ऐसे बढ़ाते हुए क्रम में 10वें दिन 1000 mg और 11वें दिन भी 1000 mg दीजिए और 12वें दिन से फिर 900, 13वें दिन 800 और 20वें दिन जो है वो 100 mg आ जाती है। इस तरीके से 20 दिन का कोर्स ये पंचामृत परपटी का है। अगर आप यहाँ पर स्वर्ण परपटी देते हैं तो 100 mg से स्टार्ट न करके 50 mg से स्टार्ट करें। तो सावधानियां हैं
जो कि आपको पंचामृत पर्पटी कर्म के दौरान करना है। यहाँ 2 विधि आचार्यों ने वर्णन की है, एक है सान्न पंचामृत पर्पटी कल्प और दूसरा है निरन्न पंचामृत पर्पटी कल्प। सान्न में सिर्फ जो है मुद्गयूस या मूंग दाल, खिचड़ी आदि का सेवन कराते हैं और निरन्न में तक्र छाछ का सेवन कराते हैं। जिस प्रकार के पर्पटी कल्प आगे बढ़ाते जाते हैं वैसे ही छाछ को भी बढ़ाते जाते हैं। निरन्न जो पर्पटी कल्प है वो श्रेष्ठ है, इसके परिणाम बहुत श्रेष्ठ होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का फ्रूट या फूड नहीं देना चाहिए। प्यास ज्यादा लगे और पानी की आवश्यकता हो तो उष्ण जल का पान कराना चाहिए। वैसे प्रयास ये करना चाहिए कि छाछ ही, तक्र का ही सेवन कराएं जब भी प्यास लगे। पर्पटी कल्प का सेवन 24 घंटे में एक बार करना चाहिए। आप टाइम निश्चित कर लें, 10 और 11 के बीच में या 9-10 के बीच में पर्पटी कल्प का सेवन कराएं। वर्धमान पर्पटी कल्प जो 2 प्रकार का मैंने बताया, इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि पेशेंट को लाभ नहीं हुआ तो उसको रिपीट भी किया जा सकता है। अनुपान के रूप में घृत भारजित जीरा 500 mg और 250 mg हींग, इसको घी में भारजित कर लें, घी में भूंज लें और पर्पटी कल्प के साथ इसका सेवन कराना चाहिए अनुपान के रूप में। ऊपर से छाछ का सेवन कराएं। छाछ जो होता है तक्र लगभग दिन में 3 से 4 बार या इससे अधिक बार भी आवश्यकता पड़े तो छाछ का सेवन करा सकते हैं। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, लगभग 5 से 7 लीटर तक छाछ का सेवन रोगी दिन भर में कर लेता है। और जैसे ही आप पर्पटी कल्प कम कराएं, उसी प्रकार फिर छाछ को या तक्र को मात्रा कम करते रहना चाहिए। इससे रोगी को भूख भी नहीं लगती और बड़ी शक्ति को प्राप्त होती है। मैंने कई पेशेंट को देखा, हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया 7 था और पर्पटी कल्प करने के पश्चात 14 हो गया विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक इसमें लाभ प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार का लवण, शक्कर आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जो छाछ का सेवन कराएं, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आप छाछ का सेवन करा सकते हैं। छाछ या तक्र स्वयं घर में ही जहाँ पर आप कर रहे हैं कल्प, वहां बनवाना चाहिए। बाजार से लाएंगे उतना लाभ पेशेंट को नहीं प्राप्त होता है। इन शॉर्ट ही देखें, वर्धमान पर्पटी कल्प याद करने के दृष्टिकोण से 100 mg से चालू करते हैं 1 mg तक 10 दिन, फिर 1 mg 10 दिन और फिर 1 mg से 100 mg तक 10 दिन। इस तरीके से टोटल 30 दिन का ये प्रोग्राम होता है। वर्धमान पर्पटी 20 दिन का 100 mg से चालू करें 1 ग्राम 10 दिन और 10 दिन जो है 1 ग्राम से 100 mg तक। इस तरीके से शॉर्ट में ये अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। रस पर्पटी का भी कल्प किया जाता है, इसमें पारद गंधक होता है। पंचामृत पर्पटी में पारद गंधक लौह और अभ्रक और ताम्र भस्म होता है और स्वर्ण पर्पटी के रूप में पारद गंधक और स्वर्ण भस्म होता है। तो अगर स्वर्ण पर्पटी का प्रयोग करना है तो 50 mg से चालू करें। रस पर्पटी से करना है, पंचामृत पर्पटी से करना है तो जैसा मैंने बताया 100 mg से इसको प्रारंभ करना चाहिए। अब आ जाइए संसमन ट्रीटमेंट। अब ये संसमन ट्रीटमेंट पंचकर्म के बाद किया जा सकता है, पर्पटी कल्प के बाद किया जा सकता है। और मान लीजिए कोई और दोनों ही नहीं कराते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेशेंट जब आपके सामने आता है तो तुरंत उसको पंचकर्म के लिए एडवाइस ना करें, ना ही वर्धमान पर्पटी के लिए एडवाइस करें। पहले संसमन उसे देख करके उसका विश्वास जीतने का प्रयास करें और फिर उसको काउंसलिंग करें और फिर आप जो है ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि जब तक पेशेंट आंतरिक मन से तैयार नहीं है, आप अगर जबरदस्ती कोई चिकित्सा करेंगे तो वो लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। आफ्टर पंचकर्म, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, वर्धमान पर्पटी कल्प के बाद ये हम प्रयोग कर सकते हैं। ये मेरे तीनों प्रयोग जो हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, संसमन चिकित्सा के रूप में 3 योग जो मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभूत प्रयोग हैं। इसमें पाउडर या डिकॉक्शन शुंठी, अतीश और नागरमोती 3 औषधियां हैं। बराबर मात्रा में लेने 100-100 ग्राम और यदि चूर्ण लेते हैं तो 5 ग्राम की मात्रा दिन में 3 बार छाछ के साथ या गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा एक योग है पाउडर ऑफ बिल्वगूद, बिल्वगूदा, चित्रक और शुंठी, इनका पाउडर बना लें। इनको भी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन कराएं छाछ के साथ। और इसके अलावा एक और योग है जो मेरा अनुभूत योग है, मेरा ही योग है ये, बेल का गूदा, ईसबगोल और सौंफ। ये दीर्घ काल तक पेशेंट को 3 माह 6 माह तक आप दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से IBS ठीक हो जाता है। यदि पेशेंट बमन आदि न कराए या पर्पटी कल्प न कराए तो भी ये ट्रीटमेंट देने से लाभ होता है। संसमन के ट्रीटमेंट के रूप में आप सब कर रहे हैं, आप सब जानते हैं, सब विज्ञ हैं, चिकित्सक हैं आप, फिर भी जो मैं देता हूं मैं आपको बता रहा हूं। पंचामृत पर्पटी 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम,
शंख भस्म 250 मिलीग्राम और घृत भारजित जीरा 2.5 ग्राम, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं। ये एक डोज है। ऐसे दिन में 3 बार या 4 बार या 2 बार पेशेंट की अवस्था अनुसार छाछ के साथ इसका चक्र के साथ इसको खाली पेट में सेवन कराना चाहिए। दूसरा योग है गृहिणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, रस परपटी 125 मिलीग्राम, सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। इसको भी दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा भट्टियां हैं, आप सब कर रहे हैं प्रयोग, फिर भी मैं चित्रकारी भट्टी का प्रयोग करता हूँ, कोटस घन भट्टी का भी प्रयोग करता हूँ। और आशा और रिष्ट में अक्रारिष्ट और कुटजारिष्ट 2-2 चम्मच यानी 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो योग मैंने बताया वो एक साथ सब नहीं देना है। मान लीजिए आपने 1 महीना पंचामृत परपटी का कल्प दिया, दूसरे महीने में आप गृहिणी कपाट रस वाला योग दीजिए। इस प्रकार से बदल बदल के ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि तो आईबीएस का पेशेंट है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। आपको कम से कम मिनिमम 3 मंथ चाहिए, तभी ये बिल्कुल क्यूरेटिव है, तभी आप इसको रोग मूल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ आपके सामने अनुभव प्रस्तुत किए। इसका स्टैटिस्टिकल एवोल्यूशन में यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, तो जानकारी के लिए जो मैंने अपना प्रयोग किया है वो आपके सामने प्रस्तुत किया। आपने सुना, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनने वालों से निवेदन है कि पंचामृत परपटी कल्प का प्रयोग जरूर करें। और आयोजकों का भी धन्यवाद, डॉक्टर अनिल जी, गोपेश मंगल जी, राकेश जी, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आईबीएस बहुत ही एक कष्ट साध्य, कैसे दुस्साध्य व्याधि है, इसके ऊपर हाथ डालने से लोग थोड़ा भी डरते भी हैं, क्योंकि इसकी लगातार ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। रोगियों में लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप संशमन औषधि दे करके उसको काउंसलिंग करिए। तुरंत उसको आप पंचकर्म के बारे में बताएंगे तो वो नहीं करेगा। धीरे धीरे आप जब अपने कॉन्फिडेंस में ले लेंगे तब आप कराएंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को लाभ मिलेगा। जी, एक हमारे रचना कश्यप अनिल जी, मैं एक बात और कहूंगा, जो पंचकर्म का विषय है बहुत विस्तृत है, उसको भी यदि आप चाहें तो आप रेगुलर हर हफ्ते या प्रतिदिन के हिसाब से इसको कर सकते हैं, ताकि जो क्लासिकल, जैसे सर ने अभी इशारा किया, पंचकर्म कई जगह बड़ा उद्भ्रांत करते हैं, गमन कराना है तो क्लासिकल मेथड नहीं अपनाते हैं, तो उससे रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते और पंचकर्म बदनाम होता है। जो क्लासिकल वे में जो पंचकर्म है उसको सिखाने के लिए भी हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं। जी, अवश्य हम आगे से इसका एक प्लान कर सकते हैं। एक सर, रचना कश्यप जी का प्रश्न है कि हम ये परपटी के लिए पेशेंट की चयन कैसे करेंगे? प्रकृति के अनुसार करना है या कोई और विधि है कि परपटी देनी है उसको, या संशमन देनी है, या उसको वमन करवाना है? देखिए, पहले पेशेंट आप तय कर लीजिए किस प्रकृति का है, आप जांच लीजिए। और ये तीनों प्रकृति में हम कर सकते हैं, क्योंकि वातज, पित्तज, कफज एक प्रकृति का कोई पेशेंट नहीं मिलता है, हमेशा मिलित प्रकृति का मिलता है। तो पेशेंट के लक्षण अनुसार, पेशेंट के विश्वास के अनुसार, क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आएगा तो किसी न किसी रिकमेंडेशन के माध्यम से आएगा, तो एक विश्वास तो उसको पहले ही हो जाता है। फिर रोगी का आप कुछ परीक्षण करें, उसका हिस्ट्री लेवें और ऐसा प्रभावित करें कि आप पर आपकी बात को माने, क्योंकि जब तक आपकी बात को नहीं मानेगा, जब तक आपको श्रद्धा से नहीं देखेगा, तब तक ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। तो चयन उनके सिम्टम के आधार पर करें, उसके विश्वास के आधार पर करें, श्रद्धा के आधार पर करें। और प्रकृति, मैंने बताया कि प्रकृति परीक्षण करेंगे तो बड़ा लंबा प्रकरण है। एक ही दोष की प्रकृति वाले रोगी नहीं मिलते हैं, हमेशा द्विदोषज या त्रिदोषज मिलते हैं। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न हो तो? अभी तक प्रश्न आएंगे तो हम अगले लेक्चर में आपसे हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप अगले लेक्चर में अपने सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जी। और कोई प्रश्न मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। ओके, तो हम आपकी बात का अनुपालन करते हुए आगे से भी पंचकर्म के विषय के ऊपर, जैसे आपने कहा है, हर हफ्ते एक प्रबोधन या एक लेक्चर रखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से हम चालू करें। जी, शुरू से स्नेहन स्वयं भवन में पूरा एक सिस्टम चालू रहेगा ना, क्लासिकल, क्योंकि लोगों को क्या है, वैसी शिक्षा नहीं मिलती है कॉलेजों में। मैं एज ए प्रोफेसर कह रहा हूँ, कई जगह ऐसा नहीं मिलता है, तो वो देने का अपन प्रयास करें। जो नए हमारे चिकित्सक हैं, बड़े उत्साही हैं, वो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसका हम लोग सहयोग कर सकते हैं। आरोग्य भारती वाले जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री जी राकेश जी, उन्होंने कहा भी है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप बनाइए प्रोग्राम, तैयार है आपके साथ। धन्यवाद। ओके, नमस्कार। अब मैं कार्यक्रम के अंत में नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद जयपुर के पंचकर्म विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर
डॉक्टर गोपेश मंगल जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आए हुए आज के वक्ताओं का, अतिथियों का और विशेष रूप से मुख्य अतिथि जो है उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर गोपेश मंगल। धन्यवाद अनिल जी। परम सम्मानीय वैद्य जयंत देव पुजारी जी आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, परम सम्मानीय राकेश पंडित जी जो स्पेशल गेस्ट है, और मेरे दोनों ही गुरुवर परम सम्मानीय राधेश्याम जी सर जो एक्स वाइस चांसलर राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर, और निगम सर दोनों ही आयुर्वेद की और पंचकर्म की महान विभूतियां जिनको हर कोई जानता है, इनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। और सभी पार्टिसिपेंट को भी नमस्कार और आरोग्य भारती की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे स्पेशल गेस्ट जयंत देव पुजारी जी एवं राकेश पंडित जी का हमारा उत्साहवर्धन करने एवं समय देने के लिए धन्यवाद। और आयुर्वेद एवं पंचकर्म के दो ख्याति नाम और मूर्धन्य विद्वान जिन्होंने पंचकर्म को फ्लोर पे या आधुनिक भारत में कैसे मूर्त रूप में लाना है, क्योंकि बुक्स में तो सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसको कैसे करना है, और वो भी क्लासिकल वे में। एक ही सबसे बड़ी चीज दोनों टीचर्स को श्रेय जाता है कि उन्होंने क्लासिकल जो भी अपनी पीढ़ी या शिष्य जो तैयार किए वो सारे क्लासिकल के लिए ही मोटिवेट किया, और आयुर्वेद पंचकर्म के प्रसार प्रसार में और रोगी तक इसका संपूर्ण लाभ मिले। तो ऐसे दोनों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और ये कहते हुए भी शायद मुझे अतिशयोक्ति नहीं है कि कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी जो है वो सर की शिष्य है, पंचकर्म के जितने भी है कहीं ना कहीं या चिकित्सक हैं वो दोनों सर के शिष्य हैं। तो आपके द्वारा इतनी ज्ञानवर्धक एवं प्रायोगिक पंचकर्म विशेष जो प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए और जो हमें समय दिया और जो उद्बोधन के लिए आप तैयार हुए उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है वो हमारी प्रैक्टिस में बहुत लाभदायक होगा, और भविष्य में ये आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने धैर्यपूर्वक सुना और ज्ञान प्राप्त किया। मैं पुनः आरोग्य भारती का आभार व्यक्त करता हूँ, अनिल जी का और हमारे प्रोफेसर राकेश शर्मा सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी, बेसिकली राकेश शर्मा सर और अनिल जी ने ही इसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी। धन्यवाद डॉक्टर गोपेश जी। बस कार्यक्रम का अंत हम शांति मंत्र के साथ नहीं, शांति मंत्र के पश्चात इस वेबिनार का समापन होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्यौ शान्तिः, अंतरिक्षं शान्तिः, पृथिवीर् शान्तिरापः शान्तिः, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवः शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पुनः एक बार सबका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।